गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम पढ़ने वाले ज्योग्राफी। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर है जिसका नाम है जल संसाधन। ज्योग्राफी का चैप्टर का नाम है जल संसाधन। ठीक, तो उसी चैप्टर के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का जल संसाधन चैप्टर। ठीक है, देखिए चैप्टर 10 ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मेनली बेसिकली ये क्लास 10th के लिए है। बट क्लास 9th में भी इस चैप्टर को पढ़ना है और इसका यूजफुल है 9th में भी। तो इसलिए मैंने दोनों लिखा है, दोनों के लिए यूजफुल में आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना। ठीक है, देखिए जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्स हमारे लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटर रिसोर्स जो है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वाटर जल संसाधन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। देखिए हमारे जीवन में जल का बहुत ज़्यादा उपयोग है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन। तो जल के बिना हमारे लाइफ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जल के बिना हमारी लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि जल के बिना कोई लाइफ ही नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो इसीलिए जल ही जीवन है कहा गया है। तो आइए हम जल के बारे में जानते हैं। देखिए कहा गया है कि पृथ्वी पर 3/4 जल है और 1/4 स्थल है। यानी पृथ्वी पर मतलब कि ये अगर पृथ्वी है, ठीक है, तो इतना वो भाग जल है और बाकी का इतना स्थल, नदी, तालाब, ग्लेशियर, बर्फ वगैरह सब कुछ इतना ही में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं अर्थ के जल की मात्रा की। तो इसमें से सबसे ज़्यादा ओशियन, महासागर और समुद्र है, जिसमें कि 96.5% वाटर, 96.5%, और 2.5% जो है ना मस्त मीठा जल है ये हमारा। देखिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये जो है हमारा अर्थ है। ये हमारा क्या है? अर्थ है। तो अर्थ का ये जो पूरा का पूरा भाग है, ये पूरा का पूरा भाग अर्थ, सिर्फ और सिर्फ इस भाग में जो है ना सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा अति ही है इस भाग में। ठीक है, अर्थ के इस भाग में पूरा का पूरा केवल केवल पानी ही पानी है। ठीक है, देखिए इस भाग में, अर्थ के इस भाग में पूरा का पूरा पानी ही पानी है, ये भाग। ठीक है, और इस भाग में जो है सो फ्रेश वाटर का ये पार्ट है इतना सा। ठीक है, ये पार्ट जो है सो जमीन का है, ये पहाड़ का है, ये कवर स्नो यानी कि बर्फ से ढका हुआ पार्ट है, ये सूखा भाग यानी कि रेगिस्तान है, और ये वैसे जगह है जिसके पास भूमि नहीं है, जिसका उतना हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे अर्थ के बारे में। ठीक है, तो अर्थ के बारे में सरफेस ऑफ एरिया जो है अर्थ का वो ये है, ये फ्रेश वाटर का एरिया है, यहाँ पे वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है। अब देखिए केवल ये तो पूरे अर्थ में स्थल, जल, सबकी बात हो गई कि जिसमें ज़मीन भी होगा, स्थल भी होगा, सबकी बात हो गई ये। अब मेनली हम बात करते हैं केवल हम अपने अर्थ के वाटर की। तो केवल वाटर परसेंटेज मानते तो ये हमारा 100% वाटर है। तो ये जो एरिया है, जो समुद्र और ओशियन का एरिया है, पूरा का पूरा 96.5% क्या है? 96.5% जल ही जल है, जो कि हमारे यूज के लिए नहीं है, क्योंकि ये जल साल्टी वाटर है, नमकीन पानी है, खारा पानी, इसलिए ये हमारे यूज के लिए नहीं है। इसमें से मात्र 1.7% ही ग्राउंड वाटर है, ये हल्का ग्रीन वाला। ये हल्का ब्लू वाला जो है सो ग्लेशियर में भरा हुआ है, यानी कि बर्फ में जमा हुआ है ग्लेशियर के रूप में। ठीक है, तो और उसके बाद जो फ्रेश वाटर बॉडीज जो है मेरे पास, जो फ्रेश वाटर है हमारे पास, वो एकदम देखिए एकदम पतलू सा लाइन एकदम पतला खींचा हुआ है। ठीक है, वो फ्रेश वाटर बॉडीज है। ठीक है, जिसका कि हम लोग यूज फ्रेश वाटर का जिस जिस फ्रेश वाटर का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हम ये जाने कि
हमारा जो अर्थ है, अर्थ के पास जो है सो वाटर बहुत है। वाटर क्या है? वाटर बहुत है, भरा पड़ा है वाटर, लेकिन हमारे यूज के लिए वाटर नहीं है। हमारे यूज के लिए वाटर बिल्कुल भी नहीं है। यूज के लिए देखिए बस इतना फ्रेश वाटर, इतना ग्लेशियर और ये ग्राउंड वाटर। तो ग्लेशियर का पानी तो बर्फ है, इसका तो हम यूज कर नहीं सकते। हम ग्राउंड वाटर फ्रेश वाटर का यूज करते हैं, जो कि बस इतू सा है। मतलब कि हमारे पास जो भी है लाइफ साइकिल में सबका सब हम लोग के खत्म हो चुका है। और इसीलिए कहा जाता है कि जल बचाओ। इसीलिए कहा जाता है कि जल बचाओ। और कोई रीज़न नहीं है जल बचाने का, बस यही एक रीज़न है, क्योंकि जो हमारा पानी है वो ख़त्म हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि जल को बचाया जाए। अगर जल को बचाया नहीं जाएगा तो जल आने वाले समय में जल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो अपने टॉपिक पे हम वापस बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे अपने टॉपिक पे केवल इसके बारे में। पृथ्वी पर जल जो है उसकी मात्रा 3% है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा जल जो है सो महासागर में है, ये भी अभी पता चल गया, जिसमें से 2.5% पीने लायक है और 96.5% जो हमारे यूज के लिए नहीं है, मीठा जल नहीं है, जो कि समुद्र महासागर में है। और 75% जल जो है सो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, जो कि अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और हिमालय के शिखरों पर जमा हुआ है। कहाँ कहाँ है? अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है और हिमालय के शिखरों पर है। ठीक है, इसका शेष 25% जो जल है वो नदी, तालाब और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, जिसका कि हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं नदी तालाब वगैरह को। ठीक है, देखिए ये है हमारा अंटार्कटिका, हमारा जो है ना ग्रीनलैंड यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये हमारा ग्रीनलैंड है। ये एरिया जो है ना ये पूरा ग्रीनलैंड है और ये पूरा अंटार्कटिका है। और यहाँ पे हमारे भारत के पास यहाँ पे जो है ना हिमालय के शिखर वगैरह है। तो इन सभी जगहों पे पूरा का पूरा भर पड़ा हुआ है, जो कि 75% फ्रेश वाटर को कवर करता है। जो कि क्या कहता है? 75% फ्रेश वाटर को कवर करता है। ठीक है, इसके वाला देखिए ये हमारी नदी हो गई। ये नदी का मैंने इसलिए दी क्योंकि ये नील नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नदी नील नदी है। तो वही सबसे लंबी नदी नील नदी का मैंने पिक्चर लिया है। ये नील नदी है, देखिए बहुत ऊंचाई से इसका पिक्चर लिया गया है। ये हमारा झील है, जिसको कि हम लोग झील लेक बोलते हैं। ठीक है, ये तालाब मान लो, पोखर मान लो, सब एक ही होता है। झील हो गया, पोखर हो गया, तालाब हो गया, सब एक ही होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आइए अब हम बात करने वाले हैं इसके आगे की बात। ठीक है, इसके आगे की बात अब हम लोग करते हैं इसमें। देखिए पूरे विश्व में जो मीठे जल जो है ना, पूरे विश्व में जितना मीठा जल है उसका मात्र मात्र 4% जल हमारे भारत के पास है। पूरे विश्व में जितना मीठा जल है उसका मात्र मात्र 4% जल ही हमारे भारत के पास है। इससे ज़्यादा जल हमारे भारत के पास नहीं है। ठीक है, और पृथ्वी पर जल अधिक होने के कारण पृथ्वी को नीला कहा गया। अभी हमने बताया कि 3/4 यानी कि लगभग लगभग 70% जल जो है सो अर्थ पे है। अर्थ पे लगभग लगभग 70% जल, इसी कारण अर्थ को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, इसके अलावा देखो, इसके अलावा जो हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ पे उत्तरी गोलार्ध में पूरा का पूरा क्या है? हमारे अर्थ के जो उत्तरी गोलार्ध है, उस उत्तरी गोलार्ध में लगभग स्थल है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहते हैं। बट जो दक्षिणी गोलार्ध है वो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल कहाँ है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए जो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा जल है हमारा, वो है हमारा दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए ये इसको हम इक्वेटर को हम 20 से हम काटे, 2 भाग में बांटे। इसको हम 20 से हम 2 भाग में बांट दिए। 2 भाग में बांटने के बाद ऊपर का जो भाग है, ये जो ऊपर है, ऊपर में अधिकतर क्या है? ज़मीन है। और नीचे में कितना ज़मीन है? बस थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये, और ये नीचे बर्फ़। ये भी तो जल, और पूरा का पूरा क्या है? सागर है। इसीलिए इसको जल गोलार्ध कहा जाता है। इसीलिए इसको जल गोलार्ध कहा जाता है, वाटर ग्लोबल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। देखिए दो प्रकार से जल हम लोगों को प्राप्त होता है। जल हम लोगों को कितने प्रकार से प्राप्त होता है? 2 प्रकार से, केवल केवल 2 प्रकार से। एक है भूपृष्ठ जल और दूसरा है भूमिगत जल।
एक है भूपृष्ठ जल और दूसरा है भूमिगत जल। अब देखिए भूपृष्ठ जल क्या होता है। भूपृष्ठीय जल जो होता है नदी, तालाब और झील में पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहते हैं। नदी, तालाब और झील में पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठीय जल कहते हैं और भूमि के नीचे पाए जाने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। देखिए नदी, तालाब और नदी, तालाब और झील ये सब में पाए जाने वाले जल को भूपृष्ठ जल कहते हैं और जो जमीन के अंदर पाए जाने वाले जल होते हैं उसको भूमिगत जल कहते हैं। देखिए जैसे कि ये है ग्राउंड वाटर, ये ना हमारा ग्राउंड वाटर, इसी को भूमिगत जल कहेंगे। अब ग्राउंड वाटर का क्या है, इसका रीजन भी आगे हम लोग को पढ़ना है ग्राउंड वाटर के बारे में, इसलिए मैंने ये पिक्चर लिया, पूरा वाटर साइकिल के टाइप का पिक्चर है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद है जल संसाधन का उपयोग। जल संसाधन का हम लोग क्या क्या ही उपयोग करते हैं। जल संसाधन का हम लोग बहुत सारा उपयोग करते हैं, जैसे जल विद्युत निर्माण, जैसे कि जल विद्युत निर्माण मतलब कि जल से बिजली तैयार होती है। देखिए मेन जो है सो सबसे पहले जल संसाधन का जो उपयोग है उसमें देखिए सबसे पहले पेयजल, पीने के लिए जल का उपयोग होता है, घरेलू उपयोग के लिए होता है, सिंचाई के लिए होता है, उद्योग के लिए होता है। इन सभी के लिए तो जल का उपयोग होता ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे पार्ट है जिसके बिना जल, जो कि जल के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा जो पार्ट है जो जल के बिना पॉसिबल, जैसे जल विद्युत निर्माण, अगर जल नहीं होगा तो जल विद्युत यानी कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं, पानी से बिजली बनेगी ही नहीं। परमाणु संयंत्र संकलन, अगर पानी नहीं रहेगा तो जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक संरचना है, जो भी बम बारूद जो होता है एटॉमिक का, वो ठंडा ही नहीं हो पाएगा, उसके लिए जल चाहिए। मछली पालन जल के बिना पॉसिबल ही नहीं है, जल कृषि जल के बिना पॉसिबल ही नहीं, और साथ में जल क्रीड़ा जैसे कि स्विमिंग वगैरह, ये सब काम जो है ना जल के बिना असंभव है, यानी कि जल के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर जल नहीं है तो ये सब काम होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, चल इसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना की। ये सब का पिक्चर हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना इसलिए कहा गया क्योंकि जब कोई भी एक काम होता है और उस एक काम का बहुत सारा लाभ होता है, इसलिए बहुउद्देशीय परियोजना उसको कहते हैं। तो इस परियोजना में आते हैं डैम यानी कि बांध। बांध जब बनता है तो बांध से एक नहीं क्योंकि बहुत सारे फायदे होते हैं, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर बांध को कहा। इस परियोजना के तहत जवाहरलाल नेहरू जो है सो आधुनिक भारत का मंदिर कहा था डैम को, यानी कि बांध को। बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बांध आते हैं। ठीक है, भारत में कई बांध परियोजना जैसे कि हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध, दामोदर बांध, गोदावरी, सोन, बहुत सारे हैं। ठीक है, सैदा सरोवर बांध, नर्मदा पे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बांध है भारत में। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग आगे हम लोग को पढ़ना है। बहुउद्देशीय परियोजना में बांध है, तो बांध है तो बांध के क्या कुछ फायदे होंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं डैम का। जो डैम होता है, जो बांध होता है, उसकी कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियाँ भी होती है, तो उस डैम के लाभ और हानि के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये बांध है। ठीक है, पहले आइए बांध के बारे में देख लेते हैं। देखिए बांध का यही स्ट्रक्चर इसी टाइप का होता है हमारा बांध। ठीक है, इसी टाइप से नदी के आगे बांध बनाया जाता है, ऐसे कैसे रास्ते बना दिए जाते हैं जिससे कि पानी गिरते रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं बांध है तो बांध के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं उसके बारे में। तो बांध के कुछ फ़ायदे लिखे हुए हैं यहाँ पे। बेनिफिट ऑफ, मेरिट ऑफ डैम या बेनिफिट ऑफ डैम लिख सकते हैं इसको। जैसे कि बांध नियंत्रण, सबसे ज़्यादा बांध बनाने से सबसे पहला चीज़ जो बाढ़ होता है, बाढ़ पे कंट्रोल होता है हमारा। सबसे पहला कंट्रोल किस पे होता है बांध बनाने से? बाढ़ पे। दूसरा मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटाव जो होता है ना रुकता है, मिट्टी का कटाव रुकता है। ठीक है, अब जैसे कि नदी बह रही है बगल में मिट्टी है तो पता चला है मिट्टी कट के गिर गई, फिर इतना गिर गई तो धीरे धीरे मिट्टी उसमें बहती जा रही है। तो इससे ये क्या होता है, बेनिफिट होता है, यानी कि मिट्टी कटने से बचती है। उसके बाद नहर निकालना, नहर निकलता है इससे। ठीक है, अब जिस एरिया में नदी नहीं है उस एरिया में नहर बना करके उस नदी की भरपाई करेंगे, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, उसी को नहर बोलते हैं। ठीक है, तो वो नहर निकाली जाती है। ठीक है, इसके अलावा बांध का कुछ नुकसान भी होता है। ठीक है, मछली पालन होता है, जल, इसके अलावा बांध का कुछ नुकसान होता है। ठीक है, तो बांध का नुकसान हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात जब कर लिए बांध के फ़ायदा की, तो बांध के फ़ायदा को हम डिटेल में देख लेते हैं। ठीक, तो बाढ़ नियंत्रण, तो सबसे पहले बांध बनाने से होता है कि बाढ़ रुक जाती है, मृदा की कटाई होती है, नहर निकलता है,
सिंचाई होता है और जल के लिए पानी का भी उपलब्धि होता है, सिंचाई भी होता है और जल के लिए पानी की भी उपलब्धि होती है। देखिए सिंचाई का प्रोसेस ये दिया गया है, ठीक है। इस तरह से सिंचाई होती है, जैसे पानी पटाए खेत में तो खेत में जो पानी होती है तो इससे सिंचाई होती है। उसके बाद मछली पालन, देखिए इस तरह से मछली पालन होती है, नदी में ये जाल वगैरह लगा करके इसमें मछली को पाला जाता है, ठीक है। इस तरह से मछली पालन होती है। इसके अलावा जल विद्युत, जल शक्ति का केंद्र, यानी कि जल से जो है ना बिजली तैयार की जाती है। अब देखिए ये बांध बना हुआ जो अभी हमने दिखाया था बांध, और बांध के नीचे से एक रास्ता बना दिया पानी निकलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दिया, ये टरबाइन का पंखी लगा दिया है, ठीक है। ये टरबाइन है, ये पावर हाउस जनरेटर है, ठीक है। जो जनरेटर हम लोग के यहाँ शादी विवाह पे यूज होता है उसी टाइप का जनरेटर होता है, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो वही ये जनरेटर बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ये हाई टेंशन लाइन, यानी कि जो बिजली जहाँ से स्टार्टिंग होती है निकलना उसी को दिया गया है। और ये टरबाइन है जो कि नचता है, जिससे कि ये जब गिरती है तो बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, जो पंखे जिसके कारण ये नचती है, और जब ये नचती है तो इसमें बिजली तैयार होती है। जितना ज़्यादा घूमेगी उतना ज़्यादा बिजली तैयार होगी, और ये हर समय पानी इससे गिरते रहता है, तो हर समय बिजली इससे ये नचते रहता है, बिजली इससे तैयार होते रहती है, ठीक है। तो इसी कारण इससे को जो है ना हम लोग जल विद्युत परियोजना बोलते हैं, ठीक है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, जल विद्युत परियोजना। इसलिए जल शक्ति केंद्र भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये टरबाइन की मदद से जो है बिजली तैयार होती है, तो ये भी एक बेनिफिट है हमारे बांध का, ठीक है। इसके अलावा बांध बांध बनाया जाता है, तो देखिए बांध बनाया जाता है तो उसका बहुत सारा बेनिफिट है। बाढ़ से बचाव होता है, देखिए बाढ़ से बचाव होता है। मान लीजिए कि इस एरिया में बांध बन गया तो इसके आगे बाढ़ नहीं आएगी, इसके आगे बाढ़ नहीं आएगी। ये सब बांध बचाव के कुछ उपाय है, लेकिन बांध का कुछ नुकसान भी है, बांध का कुछ नुकसान भी है। अब जैसे कुछ एरिया में होता है ना, बांध बनाने से बाढ़ का खतरा अगर कम जाता है तो कुछ एरिया में बाढ़ का खतरा बढ़ भी जाता है। किसी एरिया में अगर बांध बना दिए हम तो किसी एरिया में बाढ़ का खतरा कम हो गया तो किसी एरिया में बाढ़ का खतरा बढ़ भी जाता है। पानी प्रदूषित होने लगते हैं, मछलियों की कई प्रजाति समाप्त हो जाती है, गांव तक भी खाली करवाए जाते हैं। अब देखिए होता क्या है सो, ठीक है। क्या होता है सो अब हम बताते हैं आपको। ये अब ये पिक्चर ले लीजिए, चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको बताया गया है कि देखिए जब बांध बनता है, ठीक है, तो बांध कुछ एरिया पीछे तक बना हुआ है, ठीक है। बांध क्या बना हुआ पीछे तक, तो आगे तो हम लोग दीवार बना करके बांध बना करके पानी को रोक दिए, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है कुछ दूर तक होता है तो कुछ एरिया के गाँव को खाली करवाया जाता है, लोगों को के गाँव को खाली करवा दिया जाता है ताकि आप गाँव को खाली कर दीजिए, क्योंकि जब इतना ऊंचा हो गया था पानी तो इस लेवल का ना आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पूरा एरिया क्या करवा दिया खाली, जिससे कि लोगों को गाँव से निकाल दिया जाता है। ये पहला डिमेरिट हुआ। इसके अलावा इसका और नुकसान है, इसका कुछ नुकसान सबसे बड़ा ये नुकसान है बांध का कि इसमें जो है ना ये हो जाता है, अब इस एरिया में ऐसे पानी भरेगा तो इसके आगे तो पानी आएगी नहीं, लेकिन इसके पीछे क्या होगा पूरा का पूरा पानी भरा होगा, तो इधर बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगी, लेकिन इसके इधर बाढ़ बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इससे इधर बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी। इस टाइप के एरिया में, इधर के एरिया में बाढ़ कम जाएगी लेकिन इधर के एरिया में बाढ़ बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा देखिए इसके अलावा भी बाढ़ का और क्या क्या डिमेरिट है। इसके अलावा जैसे कि मछलियों की प्रजाति खत्म हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई मछली यहाँ पे माइग्रेट करती है, एक जगह से दूसरी जगह मछली वगैरह जाती है, एक जगह से दूसरी जगह मछली वगैरह जाती है, तो क्या हो गया कि यहाँ तक आएगी लेकिन इससे आगे मछली नहीं बढ़ पाएगी। और यहाँ पे मान लीजिए जब प्रदूषण आया तो जो प्रदूषित जल है वो भी यहाँ पे उसका कचरा वगैरह भी यहाँ पे अटकेगा, तो वो सब इसमें रुक करके फंस जाएंगे, जिसके कारण इधर का जल भी प्रदूषित हो सकता है ज़्यादा, मछली यहीं पे मर करके ख़त्म हो सकती है, आगे नहीं जाएगी तो, ठीक है। तो ये सब इसके कुछ डिमेरिट है, ठीक है। तो यही इसके डिमेरिट है, और कुछ ज़्यादा डिमेरिट नहीं है बांध का, ठीक है। और बांध देखिए ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, तो देखिए इस बांध पे क्या हो गया कि बांध बनाया और बांध के ऊपर ये रास्ता बनाया गया है, तो ये भी एक बांध का उपयोग है, ठीक है, कि बांध के ऊपर रास्ता भी बना दिया जाता है ताकि नदी भी पार हो जाएगी और क्या हो गया हमारा बांध भी तैयार हो गया, डबल बेनिफिट एक ही बात में, ठीक है। तो ये सब बांध के कुछ यूज है, ठीक है।
चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ये आंदोलन चला था गुजरात में। ये आंदोलन चला था गुजरात में। तो गुजरात में नर्मदा नदी पर बनने वाले सरदार सरोवर बांध के एनजीओ ने स्थानीय लोगों, किसानों और मानवाधिकार के कार्यों को सहयोग के लिए प्रेरित कर रहे थे और साथ में आंदोलन के लिए भी प्रेरित कर रहे थे। उनका कहना था कि आंदोलन आंदोलन इसलिए कीजिए क्योंकि अगर ये बांध बन जाए तो अगर ये बांध बन जाएगा तो वहाँ के गाँव को खाली करवा दिया जाएगा। तो गाँव को खाली करवाने से बचाने के लिए वहाँ पे क्या करवा रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। बोल रहे थे कि गाँव को खाली करवाने से बचाने के लिए हम लोग को गाँव से ये आंदोलन को करना चाहिए ताकि ये बांध नहीं बन पाए, और बांध नहीं बनेगा तो गाँव खाली नहीं होगी। तो इसके लिए बांध बनाने के लिए मना कर रहा था। ठीक है, और इसके लिए सबसे आगे जो थी वो एक एनजीओ थी, जो एक संस्थान है एनजीओ, वो एक एनजीओ संस्था थी। ठीक है, सबसे आगे अगर कोई था तो उसमें एनजीओ एक संस्था थी जो कि चला रही थी। एनजीओ जो प्राइवेट सेक्टर की जो संगठन होती है उन सबको उसी को एनजीओ कहा जाता है। ठीक है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको भी गवर्नमेंट का परमिशन होता है, बस सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उसी एनजीओ। तो वो लोग क्या कर रहे थे, किसान वगैरह को रोक रहे थे कि नर्मदा की नदी पे बांध ना बनाया जाए। फिर भी बांध बनी। उसके बाद जल संकट। देखिए, अब जल के बारे में पढ़ रहे तो जल संकट भी एक मेन मुद्दा है जल के बारे में। ठीक है, जल के बारे में जल संकट भी एक मेन मुद्दा है। तो स्टीवन के रहने वाले फाल्कन जो जल संसाधन के विशेषज्ञ है, फाल्कन मार्क, उनके अनुसार जो है ना, प्रति व्यक्ति 1000 घन मीटर से जल की कम है। ठीक है, अगर पर व्यक्ति का हर दिन 1000 घन मीटर से कम अगर जल है किसी एक व्यक्ति पे, ठीक है, तो वो हमारा जल अभाव में उसको जल संकट हम मानेंगे। ठीक है, मतलब कि देखो, किसी एरिया में किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर, अगर किसी भी देश में एक व्यक्ति के ऊपर जल का अभाव हो तो उसको जल संकट हम मानेंगे। ठीक है, 1000 लीटर से अगर कम जल हो रहा है तो उसको हम जल संकट मानेंगे। ठीक है, भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार 1800 समथिंग सभी लोगों के पास जल संसाधन है। ठीक है, हर एक व्यक्ति पे 1800 कुछ है, लेकिन जो कि 2025 तक बोला गया था कि 1300 के करीब आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसको अभी तक सीमित नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारे देश में भी जल संसाधन की कमी हो जाएगी। जैसे कि पश्चिम भारत में, पूर्व भारत में, पूर्वोत्तर भारत में तो पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन भारत के पश्चिमी एरिया में पानी की कमी है और पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है भारत के पश्चिमी एरिया में। ठीक है, तो देखिए, जल संकट को रोकने के कई सारे उपाय हैं। जैसे कि जल संकट के बहुत सारे कारण हैं, जैसे अपर्याप्त वर्षा, वर्षा के जितना होना चाहिए उससे कम होगा वर्षा तो उसके कारण जल संकट होता है। जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, सबसे मेन रीज़न है जनसंख्या में वृद्धि, जो कि भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब जनसंख्या में जितना ज़्यादा वृद्धि होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, जल एक आदमी के ऊपर कमेगा, स्तर कमेगा, जितना ज़्यादा जल स्तर कमेगा उतना ज़्यादा जल की संकट बढ़ेगी। उसका सिंचाई करने में सबसे ज़्यादा पानी बर्बाद होता है, सिंचाई करने में, क्योंकि अब जितना जनसंख्या बढ़ेगा उतना ज़्यादा लोग अनाज खाएंगे, खाना खाएंगे, और खाना खाने के लिए किसान ज़्यादा पैदावार के लिए ज़्यादा सिंचाई करेंगे, और जितना ज़्यादा सिंचाई करेंगे उतनी ज़्यादा पानी लगेगी। ठीक है, तो ये भी एक मेन कारण था। उसके बाद भूमिगत जल की कमी, और सबसे अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा मेन रिसोर्स होता है अंडरग्राउंड वाटर, उसकी कमी। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर की कमी, तो भूमिगत जल की कमी होने के कारण भी क्या होता है, इसकी कमी होने के कारण भी, भूमिगत जल की कमी होने के कारण भी जो होता है जल संकट होता है। भूमिगत जल की कमी ज़्यादातर होती है शहरों में, और क्यों होती है इसके बारे में हम आगे बताते हैं। ठीक है, इसके बाद नदी जल का प्रदूषित होना, और जब नदी का जल जब प्रदूषित होता है, यानी कि प्रदूषण जब फैलता है नदी के जल में, तो भी ये एक मुख्य कारण होता है जल संसाधन का। ठीक है, अब देखिए, नदी का जल प्रदूषित होता है तो ये भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, अब देखिए नदी का जल प्रदूषित कैसे होता है। ये देखिए, ये इंडस्ट्री वगैरह के जो कचरे हैं वो नदी में गिर रहे हैं। ठीक है, और इसके कारण पूरा पानी क्या हो रहा है, जहरीला हो रहा है। ये नदी का जल संकट है। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बताने वाले थे, हम आपको बोल रहे थे
कि पानी का स्तर, ठीक है। अब अंडरग्राउंड वाटर में क्या होता है इसको देखिए, ये अंडरग्राउंड वाटर है। अब इस अंडरग्राउंड वाटर में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पानी नीचे गिर रही है, अंडरग्राउंड वाटर में यही ना होती है, यहाँ से पानी निकली, इवेपोरेट हुआ, कंडेंसेशन के द्वारा बारिश बना, और बारिश के थ्रू बारिश पानी कहाँ गिरी, ज़मीन पे। और ये सरफेस वाटर मान लीजिए तालाब है, यहाँ पे पानी जम गई, ठीक है, पानी सब तो जम गई। अब जब पानी जम गई तो इसी पानी का अब जो है सो रीयूज होता है, किस में, वाटर से, इसमें ग्राउंड वाटर में। अब ग्राउंड वाटर में कैसे रीयूज होता है सो देखिए, जब यहाँ पे पानी जम गई, ठीक है, अब यहाँ पे पानी जम गई तो ये पानी ज़मीन के द्वारा रिश्ते 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 नीचे आएगी, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन मतलब कि फिल्टर होते हुए तो पानी नीचे आएगी, और वही पानी कहाँ बन जाएगी, ग्राउंड वाटर बन जाएगी, वही पानी ग्राउंड वाटर बन जाएगी, जिसको कि हम लोग पाइप या नल, टैप व कल, कुआँ वगैरह, चापाकल वगैरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के समय में प्रॉब्लम शहरों में ये हो रहा है कि यही प्रोसेस जो है सो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण पानी की सबसे ज़्यादा कमी हो रही है। अब देखिए जैसे कि ये बारिश हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे बना दिए लोग कंक्रीट का रोड, घर बिल्डिंग है, घर का बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, रोड कंक्रीट के हैं, रोड कंक्रीट के हो गए, घर का बिल्डिंग बना हुआ है, पक्के घर है, मिट्टी है नहीं तो पानी आएगी तो कंक्रीट पे पानी सोखेगी ही नहीं, जब पानी नीचे गिरेगी तो कंक्रीट पे पानी सोखेगी ही, और जब पानी कंक्रीट पे नहीं सोखेगा तो पानी इसे ही इवेपोरेट होगा वापस, ठीक। जो इवेपोरेशन यहाँ पे नदी में होना चाहिए वो इवेपोरेशन कहाँ हो रहा है, रोड पे हो रहा है, पानी नीचे जा नहीं रही, तो ये ग्राउंड वाटर धीरे धीरे लेवल क्या हो रहा है इसका, कमते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे जितना जितना इसका पानी तो हम लोग इससे निकाल रहे हैं, लेकिन पानी अंदर जा रहा नहीं है, तो इसी कारण अंडरग्राउंड वाटर की कमी हो रही है, जिसको कि हम लोग जल संकट कहते हैं। यही कारण है कि गाँव में अगर चापाकल हम खुदवाते हैं तो 60-70 फीट तक के पानी आ जाता है, ठीक है, लेकिन वही अगर शहर में करवाने जाते हैं तो 300, 400, 500, 600 फीट पानी खोदना पड़ता है, तब जा कर के पानी अच्छी आती है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे थे अभी जैसे जल संसाधन की, ठीक है। तो जल संरक्षण एवं जल संसाधन की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल की नीति बनाई थी, सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति बनाई गई थी, ठीक है। 2002 में इस योजना का संशोधन हुआ, 2002 में इस योजना का संशोधन हुआ, जिसमें कहा गया कि जल की उपलब्धता को बनाए रखें, जल को के प्रदूषित होने से बचाए, और जल को बार बार साफ करके इसका रीयूज करें, यही इसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। जो वो जल नीति बनाई गई थी उसमें संशोधन हुआ, और संशोधन में पहले तो बनाई गई, उसके बाद उसमें कुछ संशोधन हुआ, संशोधन में मेन मुख्य बात बस इतना कहेगी कि जल को प्रदूषित होने से बचाएं, यानी कि जल को जल्दी खत्म नहीं होने दें, ठीक है, जल को प्रदूषित होने से बचाना है, जल की उपलब्धता बनाए रखना है, यानी कि जल को बर्बाद नहीं करना। दूसरा, जो खराब जल है, जो प्रदूषित जल है, उसको साफ करके जो है ना बार बार यूज करिए, यानी कि पानी एक बार यूज कर लिया और पानी खराब हो गई तो उस पानी को फेंके नहीं, फिर से उस पानी को रीयूज करिए, उस पानी को साफ करिए और रीयूज करिए, बस यही रीज़न बताया गया था इस जो 2002 में जो इसका संशोधन है वो संशोधन। इसमें सबसे पहले भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। देखिए भूमिगत जल की पुनः पूर्ति का मतलब कि भूमिगत जल जो होता है, अभी मैंने बताया कि जो कंक्रीट के कारण रोड जो है सो रोड बन चुके हैं, कंक्रीट के रोड बन चुके हैं, सीमेंट के रोड बन चुके हैं, पक्के घर बन चुके हैं, जिसके कारण जो है पक्के घर बनने के कारण जो हमारी पानी है वो नीचे नहीं आ रही है, जो ज़मीन के नीचे पानी नहीं जा रही है, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जाने के कारण हम लोग के यहाँ क्या हो रही है, पानी नीचे नहीं जाने के कारण पानी की कमी हो रही। इस कमी को दूर करने के लिए ही कहा गया है कि भूमिगत जल की पुनः पूर्ति करें, यानी कि ज़्यादा कंक्रीट वाला रोड नहीं बनाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी नीचे सुखाने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसमें यही था भूमिगत जल की पुनः पूर्ति। दूसरा है जल संभर प्रबंधन। अब जल संभर प्रबंधन में ये हुआ कि जब भी बारिश हो और किसी एरिया में पानी जमा हो जाता है, किसी एरिया में पानी जमा जाता है, तो इस पानी को हम लोग बर्बाद नहीं हो रहे, इवेपोरेट होने से पहले इस पानी को हम लोग यूज कर लें सिंचाई में, ठीक है, सिंचाई वगैरह में जो हम ट्यूबवेल से जो पानी निकालते हैं वो पानी ना निकाल के इसी पानी का यूज कर ले सिंचाई में, ठीक है, इस पानी को बर्बाद होने से बचाएं, ये कहा गया है जल संभर परियोजना में।
ठीक है। और तीसरा है तकनीकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी। तीसरा है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के अनुसार खेत में इस तरह से सिंचाई करना है कि जिससे कि पानी की कम बर्बादी ना हो और हमारा जो सिंचाई है वो भी सिंचाई भी अच्छी तरह से हो जाए और पानी की बर्बादी भी ना हो। जिसके अनुसार कहा गया है ड्रिप सिंचाई, माइक्रो स्प्रिंकल जो सूक्ष्म फुहारे होते हैं, उसके अलावा सीढ़ीनुमा खेत। ठीक है। तो देखिए ड्रिप सिंचाई क्या होता है। ठीक है। देखिए ड्रिप सिंचाई हम बताते हैं। तो ड्रिप सिंचाई ये है ड्रिप सिंचाई। ये ज़्यादातर ड्रिप सिंचाई हर जगह है, लेकिन ड्रिप सिंचाई ये जो है तो मैंने बम्बो प्रोसेस दिया। ठीक है। बम्बो प्रोसेस यानी कि बम्बो मतलब कि बांस। और ये बांस का जो प्रोसेस है जो ज़्यादातर मेघालय में फेमस है। ठीक है। हमारे देश का जो पूर्वोत्तर का राज्य है मेघालय, उस मेघालय में फेमस है। मेघालय फेमस है सबसे ज़्यादा बारिश वाले इलाके के लिए। मेघालय फेमस है सबसे ज़्यादा बारिश के इलाके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है मेघालय के मासिंगराम और चिरापुंजी में। ठीक है। चलिए तो हम इसमें बात कर लेते हैं इसकी। देखिए ये जो चैनल है ये टर्बन है। ठीक है। ये क्या है, ये मेन चैनल है। यहाँ से क्या होता है पानी इसमें गिरता है। यहाँ से पानी ऐसे आते हैं, फिर इधर से ऐसे आते हैं, फिर इधर से ऐसे आते हैं पानी, और फिर इधर से ऐसे आते हैं। नीचे होल बने होते हैं और इस होल से क्या होता है पानी गिर गिर कर धीरे धीरे खेतों में गिर जाते हैं। और ये प्रोसेस देखिए इस तरह से पानी ऐसे आते हैं और ऐसे लगा के दूसरे बम्बू में गिरते हैं पानी। फिर यहाँ से नीचे छेद होता है, इस छेद में बूंद 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 पानी करके छोटे छोटे छेद बना होता है, और छेद में पानी करके नीचे खेत में भी आ जाते हैं, जिससे खेत की सिंचाई भी हो जाती है और पानी की बर्बादी भी नहीं होता है। और ये सब लोग ज़्यादातर यूज करते हैं झरने से। ठीक है। किससे यूज करते हैं, झरना से। ठीक है। झरना का यूज करते हैं इसके लिए। वाटरफॉल होता है उसका यूज करते हैं। अब जहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है झरना में, ये मेन बेसिन को लगा दिया और यहाँ से ऐसे ऐसे घिंचते गए और पानी इनका खेती भी हो गया, पानी की बर्बादी भी नहीं हुई और सब काम हो गया। ठीक है। यही मेन प्रोसेस है यहाँ का। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, आगे है स्प्रिंकल प्रोसेस। ठीक है। अब स्प्रिंकल प्रोसेस में क्या होता है सो देखिए, ये स्प्रिंकल प्रोसेस में ये होता है मेनली, यानी कि सूक्ष्म फुहारे का मतलब कि एक पाइप लगा दिया जाता है। इस पाइप में जो है ना पूरा का पूरा स्प्रिंकल होता है, मतलब कि दोनों तरफ स्प्रिंकल के कारण जो होता है ना दूर तक एकदम पतला पानी की छींटे पड़ती है, जिसके कारण पूरा का पूरा खेत और मिट्टी भी भीग जाती है और पानी की ज़्यादा बर्बादी भी नहीं होती है। ठीक है। तीसरा है सीढ़ीनुमा खेत जो कि पहाड़ी इलाकों में फेमस है। इस तरह से सीधी टाइप का खेत बना दिया जाता है और क्या होता है कि ऊपर से पानी गिराया जाता है, एक ही पानी ऊपर से नीचे तक, पानी नीचे तक भी चला गया और पूरा का पूरा खेत भी हमारा भीग गया। तो पानी की भी बर्बादी नहीं हुई, हमारे खेत की सिंचाई भी हुई। ये सब प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस कहा जाता है, जिसके कारण कि पानी की बर्बादी कम होती है। इसके बाद है जल संसाधन। तो वर्षा जो है सो जल का मुख्य स्रोत माना गया है। ठीक है। तो वर्षा जल का संग्रहण और उसका पुनः चक्रण पढ़ना है हम लोग को, कि वर्षा जल का संग्रहण हम लोग कैसे करेंगे और फिर उसका रीयूज रिसाइकलिंग कैसे करेंगे। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है ना वर्षा जल का संग्रहण करना होता है। इस प्रोसेस में का मुख्य उद्देश्य होता है वर्षा जल का संग्रहण करना। ठीक है। तो वर्षा जल का संग्रहण कैसे करते हैं तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है वर्षा जल का संग्रहण करना। तो इस परियोजना का सबसे ज़्यादा उपयोग जो होता है राजस्थान और गुजरात जैसे इलाकों में होता है। इस परियोजना का सबसे ज़्यादा उपयोग राजस्थान और गुजरात जैसे एरिया में होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा, और क्योंकि राजस्थान में और गुजरात में पानी की वैसे भी कमी है। ठीक है। उसके बाद मेघालय जैसे राज्यों में भी इसका यूज होता है। देखिए मेघालय वैसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इस राज्य में भी छत जल संग्रहण का प्रचलन चला हुआ है। तो देखिए जब वैसे एरिया में कर रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। हम लोग के यहाँ तो न ज़्यादा होती है न कम होती है, मिनिमम रेट है। ठीक है। मिनिमम नहीं है तो मैक्सिमम भी नहीं है, नॉर्मल रेट है। लेकिन वैसे एरिया जहाँ छत पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है मेघालय जैसे राज्य, वो उस राज्य में भी छत पे जो पानी जमा करना है उसका प्रचलन है। ठीक है। इसके अलावा तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ छत जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। छत जल संग्रहण का सबसे ज़्यादा उपयोग अगर कहीं पे किया जाता है तो वो एरिया है हमारा तमिलनाडु। ठीक है। एक आपको ये भी पता है कि तमिलनाडु सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य भी है। ठीक है। तो यहाँ पे छत जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। अब छत जल संग्रहण होता क्या है,
राजस्थान में इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन अभी के लोग छत जल संग्रहण वगैरह को पूरा भूल चुके हैं। इंदिरा गांधी जो परियोजना चला हुआ है, इंदिरा गांधी नहर जो बना दिया गया है भाखड़ा नंगल बांध के साथ में, तो जिसके कारण पंजाब से जो सीधा राजस्थान में डाल दिया गया है, जिसके कारण लोग अभी भूल चुके हैं। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए कि इंदिरा गांधी नहर अगर बंद कर दिया जाए, तो फिर इन लोगों की स्थिति वही होगी। अगर ये लोग फिर से अगर वर्षा जल संग्रहण परियोजना को नहीं अपनाएंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होगी और उसी पानी को सालों भर इनको यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हम बताते हैं आपको कि वर्षा जल संग्रहण कैसे किया जाता है। सो देखिए, वर्षा जल संग्रहण में क्या होता है, नॉर्मली एक छत होता है, छत के ऊपर बारिश का पूरा पानी लगता है और इसमें एक पाइप लगा दिया जाता है। पाइप के द्वारा नीचे एक टंकी बनाया जाता है और इस टंकी में सारा का सारा पानी इधर उधर गिर कर जो बर्बाद हो, वो पानी सीधा का सीधा पानी के टंकी में आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सीधा का सीधा पानी के टंकी में आना चाहिए। और ये जो ग्राउंड होता है ज़मीन से नीचे होता है, वो टंकी जो बनता है वो ज़मीन से नीचे बनता है। और इस टंकी का यूज इसलिए किया जाता है, इस टंकी का यूज इसलिए किया जाता है ताकि ये पूरा का पूरा पानी को बर्बाद होने के से बचा सके। ठीक है, इसीलिए इस टंकी का मेनली यूज किया जाता है और कोई रीज़न नहीं इस टंकी को बनाने का। मतलब कि जो भी बारिश का पानी आए चुपचाप आए और इस टंकी में बैठ जाए और फिर इसके बाद जब भी हमको ज़रूरत हो तब हम इस टंकी से पानी को निकाल सकें। बस इसीलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद वापस हम लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो हम बोल रहे थे कि तमिलनाडु में तो रूल बना हुआ है। तमिलनाडु में तो रूल बना हुआ है कि घर पासिंग करवाना है तो घर के लिए एक पहले से घर जब भी बनेगा तो पहले से एक बिल बनाना होगा, जिसमें कि ये देना होगा नक्शा, घर का नक्शा बनाने में ही देना होगा कि छत जल संग्रहण का जो है ना एक टंकी हम बना रहे हैं। ये रूल बना हुआ है तमिलनाडु में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा है जो यहीं पे उपयोग होता है और सबसे ज़्यादा राज्य, करीब एक गाँव में करीब 200 ऐसे घर हैं ना यहाँ पे। करीब एक ही गाँव में करीब 200 ऐसे घर हैं जिसमें कि इसका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे की। इसके बाद है सोन परियोजना। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना सोन परियोजना है। ये परियोजना 1874 में सोन नदी पर बनाई गई थी, जो कि अंग्रेजों ने बनवाया था, ब्रिटिशों ने बनवाया था। क्योंकि 1874 में बनवाई गई तो ऑफकोर्स ब्रिटिशों ने ही बनवाया होगा, क्योंकि बहुत पुरानी परियोजना है। ठीक है, बहुत पहले की, जिसमें इस परियोजना के तहत मान लीजिए कि ये सोन नदी के ऊपर ये बांध बना, तो इस परियोजना की तरफ दोनों तरफ से नहर निकाली गई थी। एक इधर से भी नहर निकाली गई थी, एक इधर से भी नहर, दोनों तरफ यानी कि पूर्व की ओर से भी और पश्चिम की ओर से भी नहर निकाली गई थी। जिस नहर की लंबाई लगभग लगभग 130 किलोमीटर थी। इस नहर की लंबाई लगभग लगभग 130 किलोमीटर थी, जिससे कई सारे जिला, पटना, ठीक है, पटना वगैरह जो है ना इससे सिंचाई होती थी। पटना हो गया, फिर से नालंदा भी हो गया, ये सब की पटना का नालंदा वाला, सॉरी, पटना हो गया, गया हो गया, ये सब इस जिला की जो है ना इसमें आती होती थी, सिंचाई हो जाती थी। लगभग लगभग 3 लाख भूमि पे जो है ना इससे, इस नहर से 3 लाख एरिया हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई होती थी। ठीक है, 3 लाख हेक्टेयर भूमि से सोचिए कितना बड़ा एरिया होगा। और जो ये एरिया जो सूखा के कारण ग्रस्त था, ये एरिया क्या था, सूखा के कारण ग्रस्त था। और इसी एरिया में इतना ज़्यादा इसके कारण अति होने के कारण इसको चावल का कटोरा कहा जाने लगा। मतलब बिहार का चावल का कटोरा, मतलब कि जो एरिया सूखा से कभी ग्रसित था उस एरिया में इस नहर के बनने के बाद सबसे ज़्यादा चावल उगने लगी, जो कि चावल में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जो एरिया कभी सूखा से ग्रसित था वो एरिया पानी क्या हो गया, चावल का वहाँ बहुत ज़्यादा खेती शुरू हो गया, केवल और केवल इस नहर को बन जाने के कारण। ठीक है, और इसके अलावा इस नहर से दोनों तरफ के नहर से जो है ना ये भी निकाला जाने लगा। इस नहर से जो है ना दोनों तरफ के नहर से जो अथी भी निकलता था, बिजली भी तैयार होती थी, जिसमें कि 6.6 मेगावाट पश्चिमी नहर से और 3.3 मेगावाट पूर्वी नहर से तैयार होती थी बिजली। और इतना ज़्यादा बिजली भी तैयार हो रही है जिससे कई सारा गांव में भी जो है ना रोशनी आ सकती है। तो ये सब यहाँ के कुछ फ़ायदे हैं इस नदी परियोजना के, जल संसाधन के। इसी के साथ हमारे जल संसाधन का जो चैप्टर है वो हम समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जंगली वन्य पशु वगैरह, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।